नमस्कार प्रिय छात्रों। इस वीडियो में हम थायराइड ग्लैंड एंड इट्स हार्मोन्स, थायराइड ग्लैंड और इसके हार्मोन्स के बारे में विस्तार से जानेंगे कि थायराइड ग्लैंड क्या है और इससे कितने प्रकार के हार्मोन्स बनते हैं और उन हार्मोन्स के हाइपोसेक्रेशन और हाइपरसेक्रेशन मतलब अतिस्रावण और अल्पस्रावण से कौन से रोग होते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो में और पहले की तरह कापी कलम लेकर बैठिए क्योंकि हमने इसे नोट्स की तरह बनाया है। तो चलिए हम बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, थायराइड ग्लैंड्स गले में होती है और कहाँ पर होती है, कैसी संरचना होती है, यहाँ पर ऐसे होती है। ठीक है, यहाँ पर ये सब क्या है अभी हम आगे नोट्स में बताएंगे और फिर इस फिगर को जो है समझाएंगे। ठीक है, फिलहाल आप देख सकते हैं यह किसी व्यक्ति की ये गर्दन का हिस्सा है और यहाँ पर ये आगे श्वास नाल होती है, ट्रैंकिया, और ये जो भूरे कलर की है तितली के आकार की। ठीक है, एच शेप्ड मतलब एच जो ABCD में एच होता है उस शेप में होती है ये थायराइड ग्लैंड। तो इसमें दो लोब होते हैं, राइट और लेफ्ट। बीच में स्थमस से जुड़ी होती है थायराइड ग्लैंड और ऊपर जो है एक थायराइड कार्टिलेज है। दो कार्टिलेज होते हैं, तो एक ऊपर वाला थायराइड कार्टिलेज है और ये जो है भूरा ब्राउन वाला है क्या है, थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, अब हम टॉपिक्स की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड मतलब थायराइड ग्लैंड के बारे में कुछ जरूरी बातें। ठीक है, प्रस्तावना है कि थायराइड ग्लैंड क्या है, इसका आकार कितना होता है, इसके बारे में हम पहले पॉइंट देखते हैं। इट इज द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी, यह ह्यूमन बॉडी, यह जो है मानव शरीर की लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी, लार्ज नहीं लार्जेस्ट, जब EST लग गया इसमें, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी, इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्लैंड मतलब ग्रंथि होती है। दूसरी पॉइंट इसमें क्या है, इट इज ए ब्राउन कलर्ड, यह भूरे रंग की, एच शेप्ड बाइलोब्ड ग्लैंड इन आवर नेक, हमारी गर्दन में यह भूरे रंग की। ठीक है, और एच शेप्ड मतलब एच आकार के, बाइलोब्ड मीन्स द्विपालित मतलब इसमें दो पालियां होती हैं, लेफ्ट राइट हमने आपको दिखाया। जस्ट बिलो द लैरिंग्स क्या होता है, स्वर यंत्र। ठीक है, जिससे स्वर मतलब आवाज निकलती है, जस्ट बिलो मतलब ठीक नीचे, द लैरिंग्स मतलब स्वर यंत्र के ठीक नीचे, लोकेटेड मतलब स्थित है, एट द टॉप ऑफ ट्रैंकिया, और कहाँ, ट्रैंकिया के टॉप पर, लैरिंग्स के ठीक नीचे, और ट्रैंकिया मतलब श्वास नली के टॉप मतलब सबसे ऊपरी हिस्से पर यह जो है लोकेटेड है। समझ में आया, कहाँ पर, गर्दन में स्वर यंत्र के ठीक नीचे और ट्रैंकिया के ठीक ऊपर जो है थायराइड ग्लैंड लोकेटेड होती है। ऑन द लेटरल पार्ट्स ऑफ द थायराइड एंड कार्टिकोइड कार्टिलेज, और थायराइड और कार्टिकोइड कार्टिलेज के लेटरल मतलब दूर वाले हिस्से में, लेटरल पार्ट्स भाग में, ठीक है, यह जो है स्थित होती है, मतलब इसका एक लोकेशन है। तो इसका आप हिंदी देखिए, यह हमारी गर्दन में श्वास नाल के शीर्ष पर स्थित स्वर यंत्र के ठीक नीचे थायराइड एवं क्रिकाइड उपास्थियों के पार्श्व भागों पर सामने की ओर फैली भूरी रंग की एच आकार की द्विपालित ग्रंथि होती है। तो आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये जो है नीचे ट्रैंकिया मीन्स ट्रैकिया श्वास नली। ठीक है, इसके पीछे होता है एसोफेगस मतलब ग्रास नली, ग्रास नली मतलब जिससे भोजन जाता है। ठीक है, और ट्रैकिया का काम क्या है, इससे हवा आती है फेफड़ों में और जाती है। और ये जो है द्विपालित बाइलोब्ड है, कौन, थायराइड ग्लैंड, तो ये राइट लोब है और यह जो है लेफ्ट लोब है। बीच में इस्थमस नामक एक कनेक्टिव पट्टी से, कनेक्टिव पैड मतलब कनेक्टिव टिश्यू पैड से जुड़ी होती है, जिसे इस्थमस बोला जाता है, कौन, दायां और बायां लोब। ठीक है, और ये जो है थायराइड कार्टिलेज है और इसी के ठीक पीछे जो होता है कार्टिकोइड कार्टिलेज। ठीक है, तो इसका यह फिगर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इन एन एडल्ट ह्यूमन, एक वयस्क मनुष्य में, द थायराइड ग्लैंड इज अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, अबाउट मीन्स लगभग, थायराइड ग्लैंड लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा एंड 3 सेंटीमीटर वाइड एंड 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इट्स वेट इज अबाउट 25 ग्राम, और इसका जो वजन होता है वह 25 मतलब 25 ग्राम होता है। ठीक है, अब हम इसके फिगर को देखते हैं। हिंदी, वयस्क मनुष्य में थायराइड ग्रंथि लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। इसका भार लगभग 25 ग्राम होता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, इट्स 2 लोब्स आर कनेक्टेड बाय ए नैरो कनेक्टिव बैंड इस्थमस मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसके जो दोनों लोब्स होते हैं इसके थायराइड ग्लैंड के, राइट और लेफ्ट, वे एक सकरी संयोजक पट्टी इस्थमस द्वारा जुड़े होते हैं, जिसे हमने आपको फिगर में दिखा दिया है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, दिस ग्लैंड इज मेड अप ऑफ स्मॉल इरेगुलर शेप्ड लोब्स, यह ग्रंथि बनी होती है, किसकी बनी होती है, छोटे छोटे, स्मॉल मतलब छोटे छोटे, इरेगुलर मीन्स अनियमित मतलब जिसका कोई आकार न हो, न गोल ही होती है, न चपटी होती है, न
मतलब एक निश्चित आकार नहीं होता है, टेढ़ी बेढ़ी अनियमित शेप्ड लोब्यूल्स, लोब्यूल्स मीन्स पुटिकाओं की, ठीक है। यह ग्रंथि छोटे छोटे अनियमित आकार की पुटिकाओं से बनी होती है। एंड और दीज लोब्यूल्स, और ये पुटिकाएं, पुटिकाएं मतलब छोटे छोटे खाली स्थान, आर सेपरेट, सेपरेट मीन्स फैले होते हैं इन द लूज कनेक्टिव टिश्यू पैड कॉल्ड स्ट्रोमा, एक ढीले संयोजी ऊतक, ठीक है। पैड होता है कॉल्ड, जिसे बोला जाता है स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में फैले होते हैं, मतलब एक ग्रंथि, आप अभी हम फिगर दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ग्रंथि में पूरा स्ट्रोमा होता है और स्ट्रोमा में बीच बीच में जो होते हैं जगह जगह तमाम मतलब अनेक इरेगुलर शेप्ड लोब्यूल्स, मतलब अनियमित आकार के छोटे छोटी पुटिकाएं, पुटिकाएं मतलब रिक्त स्थान होते हैं जिनसे यह ग्रंथि मिलकर के पूरी बनी होती है। तो चलिए हम इसके पहले हिंदी को देख लेते हैं, फिर फिगर समझते हैं। यह ग्रंथि छोटे छोटे अनियमित आकृति के पिंडकों से बनी होती है और ये पिंडक ढीले संयोजी ऊतक पीठिका, पीठिका मीन्स स्ट्रोमा में फैले रहते हैं। अब हम इसके थोड़ा फिगर को देखते हैं, फिर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये थायराइड कार्टिलेज है, ठीक है, और ये थायराइड ग्लैंड है। ग्लैंड में आप देख सकते हैं छोटे छोटे यहाँ पर धब्बे दिखाए गए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये लोब्यूल्स हैं। लोब्यूल्स मीन्स फॉलिक्यूल, फॉलिक्यूल मीन्स पुटिकाएं, या जो है कि क्या था वहां पर हिंदी में, पुटिकाएं और पिंडक, ठीक है, होती हैं। तो इनमें तमाम तरह के पदार्थ भरे होते हैं, पहले आप बेसिक जानिए। और ये है आपका ट्रैंकिया, और ये जो सफेद सफेद पट्टी ट्रैंकिया पर दिख रही है, ये कौन सी पट्टी होती है, ये कार्टिलेज की पट्टी होती है, ठीक है, हाईलाइन कार्टिलेज की पट्टी होती है। अर्धचंद्राकार आधा पट्टी होती है, पीछे की तरफ नहीं होती है। और ये थायराइड ग्लैंड आगे की तरफ इस तरह से जुड़ी हुई है। और इसमें आप देख सकते हैं लोब्यूल्स के एक छोटे से भाग को दिखाया गया है, लोब्यूल्स की नहीं। तो आप यहाँ पर ये जो फॉलिक्यूल है या लोब्यूल्स, ठीक है, फॉलिक्यूल्स मीन्स लोब्यूल्स, दोनों एक ही शब्द हैं। और ये छोटे छोटे फॉलिक्यूल्स हैं, और जो ये रिक्त स्थान है सफेद वाला, व्हाइट वाला, ये सब बीच में क्या है, स्ट्रोमा है, एक कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। नीचे आप देख सकते हैं लिखा है कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा। और क्या है, ब्लड सेल्स हैं, कुछ लाल लाल छोटे छोटे ब्लड सेल्स, ब्लड भी चाहिए इन्हें, और ये फॉलिक्यूल सेल्स है। तो इस तरह से थायराइड ग्लैंड की संरचना होती है। अब हम बात करेंगे हार्मोन्स की, थायराइड ग्लैंड्स के हार्मोन्स की, ठीक है। हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड से कितने प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। तो थायराइड ग्लैंड में विशेष रूप से दो टाइप के हार्मोन्स बनते हैं, एक आयोडीन युक्त और दूसरा आयोडीन रहित। मतलब एक टाइप की, दो टाइप के ऐसे हार्मोन, दो ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जिनमें आयोडीन होता है, और एक ऐसा हार्मोन्स बनता है जिसमें आयोडीन नहीं पाया जाता है, या जिसमें आयोडीन की जरूरत नहीं होती है जिसके फॉर्मेशन में। तो पहला इसमें टाइप है आयोडीनेटेड हार्मोन्स। आयोडीनेटेड हार्मोन्स मीन्स आयोडीन युक्त हार्मोन्स जिसमें आयोडीन होता है। दूसरा है हार्मोन्स विदाउट आयोडीन, मतलब वह हार्मोन्स जिसमें आयोडीन नहीं होता, तो इसे क्या बोला जाता है, आयोडीन रहित हार्मोन्स। अब आयोडीन युक्त हार्मोन्स में पहला हार्मोन है ट्राई आयोडोथायरोनिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन, इसे क्या बोला जाता है, T3, संक्षिप्त में T3। और दूसरा है टेट्रा आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है संक्षिप्त में T4। और इन दोनों को T3 और T4 को सम्मिलित रूप से थायरॉक्सिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, थायरॉक्सिन, ठीक है। इसे मैंने यहाँ पर लिखा नहीं हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन को सम्मिलित रूप से थायरॉक्सिन हार्मोन्स बोला जाता है। लेकिन थायरॉक्सिन हार्मोन्स में दो हार्मोन्स होते हैं, कौन कौन, T3 और T4। अब जो है इसमें आयोडीन रहित हार्मोन्स, हार्मोन्स विदाउट आयोडीन, तो इसमें केवल एक हार्मोन्स होता है, उसका नाम क्या है, थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है, इतना याद आ गया आपको। और थायरोकैल्सिटोनिन हो गया। अब हम कुछ बेसिक पॉइंट की बात करते हैं फिर। एन एडल्ट ह्यूमन, एक वयस्क मनुष्य के बॉडी, शरीर में कंटेंस अबाउट 5 to 6 mg ऑफ आयोडीन। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 मिलीग्राम आयोडीन होता है। मस्ट ऑफ विच इज स्टोर्ड इन द थायराइड ग्लैंड, जो कि जिसकी अधिकांश मात्रा, ठीक है, थायराइड ग्लैंड में संचित होती है। पूरे बॉडी की अगर बात की जाए एक वयस्क मनुष्य की, तो उसकी पूरी बॉडी में कुल मिलाकर लगभग 5 से 6 मिलीग्राम आयोडीन होता है, जिसकी अधिकांश मात्रा कहाँ पर संचित होती है, थायराइड ग्लैंड में संचित होती है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, द थायराइड ग्लैंड यूजेज अबाउट 115 माइक्रोग्राम्स 0.15 mg ऑफ आयोडीन पर डे टू सेक्रेट नॉर्मल अमाउंट ऑफ आयोडीनेटेड हार्मोन्स या थायरॉक्सिन्स, ठीक है। T3 और T4 के नॉर्मल सेक्रेशन के लिए जो थायराइड ग्लैंड है वह प्रतिदिन 150 माइक्रोग्राम या 0.15 मिलीग्राम आयोडीन का उपयोग करती है।
T3 और T4 के नॉर्मल सेक्रेशन के लिए, मतलब सामान्य श्रावण के लिए आयोडीन युक्त हार्मोन्स का या T3 और T4 का सामान्य मात्राओं में श्रावण करने के लिए थायराइड ग्लैंड या थायराइड ग्रंथि लगभग 150 माइक्रोग्राम 150 माइक्रोग्राम मीन्स 0.15 मिलीग्राम आयोडीन प्रतिदिन उपयोग करती है। तो जब इतना प्रतिदिन उपयोग कर रही है, ठीक है, पूरी बॉडी में कितना संचित है 5 से 6 मिलीग्राम, और प्रतिदिन ये 0.15 मिलीग्राम जो है उपयोग कर रही है। तो जितना उपयोग कर रही है उतना भरपाई भी होना चाहिए उसकी, उतना शरीर में, उसको शरीर में भोजन से मिलना भी चाहिए। इसलिए आयोडीन युक्त नमक और आयोडीन युक्त सब्जियां, विशेष रूप से आयोडीन सबसे अधिक, अगर खाद्य पदार्थ की बात की जाए तो सिंघाड़ा में सबसे अधिक आयोडीन पाया जाता है, जो कि हर समय मिलता नहीं है, ठीक है, लेकिन अनेक पदार्थों में आयोडीन होता है, विशेष रूप से आयोडीन युक्त नमक में। तो प्रतिदिन 0.15 मिलीग्राम आयोडीन की आपूर्ति भी भोजन के द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि 0.15 मिलीग्राम आयोडीन का उपयोग थायराइड ग्लैंड प्रतिदिन T3 और T4 को बनाने के लिए उपयोग कर लेता है। अब इसकी जो नेक्स्ट पॉइंट है, द कंडीशन ऑफ लो सेक्रेशन, द कंडीशन ऑफ लो सेक्रेशन ऑफ T3 एंड T4 फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड इज कॉल्ड हाइपोथायराइडिज्म। T3 थायराइड ग्लैंड से, ठीक है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन मतलब T3 और T4 के लो सेक्रेशन मतलब अल्प श्रावण की स्थिति को क्या बोला जाता है, हाइपोथायराइडिज्म। हाइपो मीन्स कम और हाइपर मीन्स अधिक होता है, ठीक है। तो हाइपोथायराइडिज्म मीन्स, हाइपोथायराइडिज्म इस स्थिति को बोला जाता है, इसका हिंदी नहीं पता। तो द कंडीशन ऑफ लो सेक्रेशन ऑफ T3 एंड T4 फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड इज कॉल्ड हाइपोथायराइडिज्म। थायराइड ग्रंथि से T3 और T4 जो कि क्या है, थायरॉक्सिन है, ठीक है, कि अल्प श्रावण की स्थिति को हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं या कहा जाता है। अब द कंडीशन ऑफ एक्सेस सेक्रेशन ऑफ T3 एंड T4 फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड इज कॉल्ड हाइपरथायराइडिज्म। थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 के एक्सेस सेक्रेशन मतलब अति श्रावण से, ठीक है, अति श्रावण मतलब अधिक श्रावण से की स्थिति को आप, मतलब द कंडीशन आप, ठीक है, की स्थिति को क्या कहा जाएगा, हाइपरथायराइडिज्म। और कम यदि थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 कम बनता है तो इसे हाइपोथायराइडिज्म, और अधिक बनता है, अधिक स्राव होता है तो उसे क्या बोला जाएगा, हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है। तो हम फंक्शन ऑफ T3 एंड T4 की बात करते हैं कि T3 और T4 का बेसिक फंक्शन क्या है। इसमें अलग अलग आपको नहीं याद करना है, आपको बेसिक रूप से याद करना है, और एग्जाम में भी आएगा थायरॉक्सिन के नाम से ही, T3 और T4 के नाम से भी आ सकता है। तो बेसिक फंक्शन इसके क्या है, एक्सेप्ट फॉर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक्सेप्ट मीन्स छोड़कर, किसे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आ गए, स्प्लीन मीन्स प्लीहा, जेनाइटल्स मतलब जननांग, ठीक है, एंड लंग्स मतलब फेफड़ों को, और जेनाइटल्स मतलब जननांगों को, और स्प्लीन प्लीहा को, रेटिना को जो कि आंख की आंतरिक लेयर है, इनर लेयर, और नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कोशिकाओं को छोड़कर, मतलब इनको छोड़ करके, ठीक है, इन कोशिकाओं पर यह काम नहीं करता है। T3 और T4 अधिक काम नहीं करता है, काम करता होगा लेकिन इनको छोड़कर यहाँ बात की गई है। दे आर द इंड्यूस मतलब एक प्रेरक होते हैं, कौन, T3 और T4 कहाँ पर इसके प्रेरक होते हैं, आप ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म इन ऑल द सेल्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द बॉडी। रेस्ट मतलब बची हुई शरीर की सभी कोशिकाओं में, ठीक है। ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म मतलब ऑक्सीकरण उपापचय, ठीक है, ऑक्सीकरण उपापचय को इंड्यूसर मतलब एक प्रेरक होते हैं, कौन, T3 और T4। तो इसकी हिंदी देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, रेटिना, प्लीहा, जननांगों व फेफड़ों को छोड़कर शेष शरीर की सारी कोशिकाओं में ये ऑक्सीकरण उपापचय के प्रेरक होते हैं। ऑक्सीकरण उपापचय क्या है, जिसमें सबस्ट्रेट मतलब क्रियाधार जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ठीक है, ये सब ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट करके, ठीक है, टूट करके ऊर्जा मतलब ATP बनाते हैं। तो इसे क्या बोला जाता है, ऑक्सीकरण उपापचय, और इसमें ऊर्जा की उत्पत्ति होती है मतलब ऊर्जा बनती है, ठीक है। तो किसमें यह विशेष रूप से काम नहीं करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रेटिना, स्प्लीन और जेनाइटल्स और लंग्स को छोड़ करके शेष शरीर की जो रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, सेल्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द बॉडी मतलब शरीर की सभी बची हुई कोशिकाओं में यह क्या करता है, ऑक्सीकरण उपापचय को प्रेरित करता है, कौन, T3 और T4। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देयरफॉर, इस कारण से, ठीक है, ड्यू ऑफ देयर इफेक्ट, देयरफॉर मतलब अतः, ड्यू ऑफ देयर इफेक्ट अतः इस कारण से या इस प्रभाव से, द नंबर एंड साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज। माइटोकॉन्ड्रिया की इन दिस सेल्स मतलब इन कोशिकाओं में, किन कोशिकाओं में, शेष शरीर की जितनी भी बची हुई कोशिकाएं हैं इन्हें छोड़ करके, इन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, रेटिना, प्लीहा, जननांग व फेफड़ों को छोड़ करके शेष शरीर की सारी कोशिकाओं में यह क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या को और साइज को इंक्रीज करेगा। एंड और क्या करेगा, ग्लूकोज एंड O2 कंज्यूप्शन
स्टार्ट्स इन देम, और इनमें किनमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, ग्लूकोज के और O2 के उपभोग को शुरू करता है। उपभोग मतलब खपत को शुरू करता है। क्यों शुरू करता है? ऊर्जा बनाने के लिए, ठीक है। एलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ मोर एटीपी, और जिससे अधिक एटीपी बन सके। द बॉडी टेम्परेचर एल्सो इंक्रीज, और इससे शरीर का टेम्परेचर भी बढ़ता है इस प्रोसेस में, ठीक है। अतः इनके प्रभाव से इन कोशिकाओं में मतलब जो शरीर की शेष सारी कोशिकाएं बची हुई हैं, उन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या व माप बढ़ती है, वह उनमें ग्लूकोज व O2 की खपत होने लगती है। इससे अधिक एटीपी बनने के साथ साथ भी शरीर का ताप बढ़ता है, ठीक है, या इस जो है कि भी इधर रहेगा, बनने के साथ साथ शरीर का ताप भी बढ़ता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसमें क्या है? 10 मतलब इस प्रकार दे कंट्रोल द रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, इस प्रकार एनर्जी प्रोडक्शन मतलब ऊर्जा उत्पादन को, और द बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR आधार उपापचयी दर को द कंट्रोल, ठीक है, यह कंट्रोल करते हैं। इसकी हिंदी होगी, इस प्रकार ये ऊर्जा उत्पादन की दर एवं आधार उपापचय दर को नियंत्रित करते हैं। इतना समझ में आया? तो ये इतना जो है कि T3 और T4 का बेसिक फंक्शन है। आधार उपापचय दर क्या होता है? BMR मतलब शरीर में कितना एटीपी की आवश्यकता है, शरीर कुल मिलाकर के प्रतिदिन, ठीक है, सांस लेने में, हृदय के धड़कने में और काम करने में, ठीक है, सोने में, जागने में, चलने में, फिरने में, हर प्रकार का काम करने में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है और शरीर में कितनी ऊर्जा बन पा रही है, ठीक है, उसका जो दर होता है, रेट, उसका डिवाइड करने पर तो उसे क्या बोला जाता है? BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट, आधार उपापचयी दर। तो जितना उपयोग की जरूरत होती, जितने जरूरत होती है एटीपी की, उतना बनना भी चाहिए। अगर नहीं बनता है उतना एटीपी तो शरीर में कमजोरी आने लगती है और व्यक्ति अपने को कमजोर महसूस करता है। और यदि अधिक बनता है एटीपी तब व्यक्ति बहुत अधिक उत्तेजित रहता है। अब हम बात करते हैं डिजीज केज्ड बाई हाइपोसेक्रेशन ऑफ T3 एंड T4। T3 और T4 मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन्स के हाइपोसेक्रेशन मीन्स अल्पस्रावन से, ठीक है, अल्पस्रावन से होने वाले रोग। T3 और T4 के कम स्रावन के कारण होने वाले रोग, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले किस रोग की बात करेंगे? ग्वाइटर मीन्स सिंपल ग्वाइटर। सो ग्वाइटर कभी बोला जाता है, कभी सिंपल ग्वाइटर। इसे हिंदी में बोला जाता है घेघा, ठीक है। आपने बहुत नाम सुना होगा कि इन्हें घेघा हो गया है, ये बात वो बात। तो घेघा जो होता है वो कहाँ पर होता है? गले में ही होता है, इसमें थायराइड ग्लैंड में। तो इसकी मैकेनिज्म क्या है, कैसे होता है, आप इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। द सेक्रेशन ऑफ TSH फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड इंक्रीज। पिट्यूटरी ग्लैंड से, जैसा कि हमने पहले वीडियो में बता दिया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का स्राव होता है, और यह हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड को उत्तेजित करता है। क्या करने के लिए? थायरॉक्सिन बनाने के लिए, ठीक है, उत्तेजित करता है। तो द सेक्रेशन ऑफ TSH फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड इंक्रीज, पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH का स्राव इंक्रीज मतलब बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? ड्यू मतलब किसके कारण? ड्यू मीन्स कारण बता रहा है। टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन थायरॉक्सिन हार्मोन्स इन द ब्लड मतलब रक्त में आयोडीन और थायरॉक्सिन हार्मोन्स की जब कमी होती है। अब थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन्स बना रहा है T3 T4, तो उसे कहाँ पर छोड़ेगा? ब्लड में ही तो छोड़ेगा। तो जब ब्लड में मान लीजिए कि थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन्स कम बना, ठीक है, कम बनेगा तो ब्लड में उसकी मात्रा लेवल घट जाएगी। जैसे ही लेवल घटेगी तो ये एक पॉजिटिव एक्टिवेटर का काम करेगा, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए। तो पिट्यूटरी ग्लैंड समझेगी कि इस समय ब्लड में जो है थायरॉक्सिन हार्मोन्स की जरूरत है और थायरॉक्सिन हार्मोन्स इस समय ब्लड में कम है, तो वह TSH का स्राव अधिक करेगी। कि जाओ TSH से बोलेगी कि जाओ थायराइड ग्लैंड को बोलो कि वह जो है थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनाए। और थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनाएगी कैसे? क्योंकि ब्लड में तो आयोडीन की भी कमी हो गई है। तो ब्लड में जब आयोडीन की और थायरॉक्सिन हार्मोन्स की या दोनों की, ठीक है, कमी होती है, तब पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH अधिक बनने लगता है। अधिक जब बनेगा तब अधिक बनेगा और थायराइड ग्लैंड को उत्तेजित करेगा, ठीक है, मतलब इंड्यूस करेगा। अब इंड्यूस तो किया, लेकिन मान लीजिए कि ब्लड में आयोडीन की कमी है और थायरॉक्सिन हार्मोन्स के बनाने में थायरॉक्सिन्स क्या है? T3 T4 ये आयोडीन युक्त हार्मोन्स हैं और इनमें आयोडीन की जरूरत होती है तो इनको बनाने में। तो मान लीजिए ब्लड में जब आयोडीन की ही कमी है और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है अधिक TSH बना रही है, और अधिक जब बनाएगी तो जितना अधिक बनेगा उतना अधिक ये थायराइड ग्लैंड को उत्तेजित करेगा, ठीक है, इंड्यूस करेगा। तब होगा क्या? अब आप आगे पहले समझिए। रुधिर में आयोडीन व थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी के कारण पीयूष ग्रंथि से TSH का स्रावण बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे ब्लड में आयोडीन की कमी होगी या T3 या T4 की कमी होगी, T3 या T4 किसी की भी कमी होगी, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH बनने लगता है। क्या करने के लिए? इनकी लेवल को बढ़ाने के लिए। तो कैसे बढ़ाएगी?
ड्यू टू इट्स इफेक्ट, इस प्रभाव के कारण द नंबर ऑफ सेल्स इन द थायराइड ग्लैंड इंक्रीज, तब थायराइड ग्लैंड की जो कोशिका, थायराइड ग्लैंड में जो कोशिकाएं हैं उनकी संख्या इंक्रीज मतलब बढ़ने लगती है। टू एब्जॉर्ब मोर एंड मोर मतलब अधिक से अधिक अवशोषण करने के लिए, क्या, आयोडीन, आयोडीन को अधिक से अधिक अवशोषण करने के लिए, कहाँ से, ब्लड से, ठीक है। ब्लड में अब आप खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं आयोडीन युक्त, तो सबसे पहले वह पचेगा, अवशोषित होगा, लीवर में जाएगा, फिर वहाँ से ब्लड में मिक्स होगा, तो आयोडीन ब्लड में ही तो मिक्स हुआ, तो ब्लड में मिक्स हो गया, फिर आएगा ब्लड जो थायराइड ग्लैंड में, तो थायराइड ग्लैंड जो है ब्लड से आयोडीन को खींच लेती है, खींच कर अपने पास उसको स्टोर करती है, सुरक्षित रखती है, ठीक है। और फिर उसमें से थोड़ी थोड़ी मात्रा का प्रयोग करके T3 और T4 को बनाती है। तो जिस समय मान लीजिए रुधिर में आयोडीन की कमी हो गई या थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी हो गई, तो उस कंडीशन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH हार्मोन्स अधिक बनने लगता है। इसके प्रभाव के कारण थायराइड ग्लैंड की जो सेल्स हैं उनकी संख्या बढ़ने लगती है, क्या करने के लिए, ब्लड से अधिक आयोडीन को अवशोषित करने के लिए। अब मान लीजिए कि पहले 10 कोशिकाएं थी तो 10 मिलीग्राम आयोडीन अवशोषित करती थी, एक हम एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं कि थायराइड ग्लैंड में 10 कोशिकाएं थी तो 10 मिलीग्राम आयोडीन अवशोषित कर रही थी। यदि इनकी संख्या बढ़कर के 15 हो जाए, 15 सेल्स, तो अब 15 मिलीग्राम अवशोषित करेंगी, ठीक है। इसीलिए अगर रुधिर में आयोडीन या थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है, आयोडीन की कमी होगी तो थायरॉक्सिन की भी कमी हो जाती है, तो TSH के प्रभाव के कारण थायराइड ग्लैंड की कोशिकाओं की संख्या की वृद्धि हो जाती है। और फ्रॉम द ब्लड ड्यू मतलब इसके कारण टू विच द ग्लैंड स्वेल एंड बिकम्स बिगर, इस कारण ग्रंथि जो है क्या हो जाती है, फूल कर बड़ी हो जाती है, ठीक है। फूल कर, स्वेल मतलब फूल कर, एंड बिकम्स बिगर बड़ी हो जाती है। इसके प्रभाव से थायराइड ग्रंथि में रुधिर से अधिकाधिक आयोडीन ग्रहण करने के लिए कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, जिससे ग्रंथि फूलकर बड़ी हो जाती है। तो यही था घेगा होने का मैकेनिज्म, ठीक है। इतना समझ में आया। अब आप कुछ फिगर देख लीजिए कि कैसे घेगा होता है। मान लीजिए कि 2 पर्सन हैं, 2 व्यक्ति हैं फीमेल, तो यहाँ पर इनकी गर्दन में, ठीक है, गले में ये जो थायराइड ग्लैंड होती है इस तरह से फूल जाती हैं। क्यों फूल जाती हैं, ब्लड से इनकी कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, ब्लड से, ताकि ब्लड से अधिक आयोडीन को स्टोर कर सके, एब्जॉर्ब, फिर उसे स्टोर करके अच्छी तरह से थायरॉक्सिन हार्मोन्स का फॉर्मेशन कर सके, प्रोडक्शन। अब हम दूसरे रोग की बात करते हैं। दूसरा रोग क्या है, क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म को हिंदी में बोला जाता है जड़ वामनता। आप नाम से ही समझ सकते हैं, जड़ मीन्स होता है मूर्ख, ठीक है। जड़ को क्या बोला जाता है हिंदी में, मूर्ख, ठीक है। जड़ मतलब मूर्ख, और वामनता मीन्स बौनापन। जड़ बुद्धि, आपने कभी नाम सुना होगा, जड़ बुद्धि इसीलिए कहा जाता है, मतलब मूर्ख व्यक्ति को जड़ बोला जाता है। तो क्रिटिनिज्म को जड़ वामनता हिंदी में बोला जाता है। जड़ वामनता मीन्स मूर्ख भी रहेगा वो व्यक्ति, और मूर्ख मतलब बुद्धि की कमी रहेगी उसके पास, और वामनता मीन्स बौनापन, वह बौना भी रहेगा और मूर्ख भी रहेगा, मतलब उसका दिमाग बहुत कम रहेगा, बहुत अधिक वह बुद्धिमान नहीं रहेगा। इसमें पहली पॉइंट है, दिस डिजीज अक्योर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ थायरॉक्सिन T3 and T4 हार्मोन्स इन द फीटल एंड इन्फेंट स्टेज। इन्फेंट स्टेज मीन्स शिशु काल, ठीक है। शिशु काल मतलब जो 4-5 साल का, जन्म से 4-5 साल की जो अवस्था होती है वह शिशु काल होती है। और फीटल मतलब भ्रूणी अवस्था में जो है कि डिफिशियंसी हो जाती है, किसकी, T3 और T4 की डिफिशियंसी के कारण जो है कि यह रोग उत्पन्न होता है या बनता है। इसकी हिंदी होगी, भ्रूण या शिशु अवस्था में थायरॉक्सिन T3 एवं T4 हार्मोन्स की कमी के कारण यह रोग होता है। आपने पढ़ा होगा थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड जो है कि गर्भावस्था के समय इसका आकार कुछ और बड़ा हो जाता है, ठीक है। और जब बच्चा होता है, तो जब बच्चे का फॉर्मेशन होता है, फीटल मतलब भ्रूण का, फीटस का, तो जब उसमें थायराइड ग्लैंड बन जाती है तो उसके शरीर में भी थायरॉक्सिन हार्मोन्स का फॉर्मेशन होने लगता है। एक निश्चित लेवल होता है उसका, ठीक है। तो यदि उस लेवल से कम, बहुत कम यदि थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्राव हो रहा है, या जो माता है, ठीक है, मदर बच्चे की, तो गर्भकाल में यदि उसके शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी हो गई या आयोडीन की कमी हो गई, तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स की भी कमी हो जाएगी, तो इससे बच्चे का विकास ठीक से नहीं हो पाएगा, ठीक है। और बच्चा बहुत मतलब अपूर्ण विकसित रहेगा। अब इसमें हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, इन दिस मतलब इसमें, ड्यू टू डिक्रीज इन BMR। BMR मीन्स बेसल मेटाबॉलिक रेट के घटने से, के कारण, ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट घटने के कारण द ग्रोथ ऑफ ब्रेन एंड होल बॉडी इज इनकम्प्लीट। ब्रेन मतलब शरीर का, और होल बॉडी का ग्रोथ जो है मतलब वृद्धि, इनकम्प्लीट मतलब अपूर्ण होती है। ड्वार्फ मतलब बौना होता है बच्चा। हेड इज लार्ज मतलब उसका सिर मतलब खोपड़ी बड़ी होती है। स्किन इज थिक एंड ड्राई, उसकी त्वचा मोटी और
शुष्क होती है। बेली इज प्रोट्रूडिंग, ठीक है, प्रोट्रूडिंग मतलब बेली इज प्रोट्रूडिंग मतलब पेट मतलब तोंद उसका आगे की तरफ निकला हुआ, ठीक है, तोंद निकला हुआ। लिप्स एंड टंग मतलब होंठ और जीभ आर थिक, ये भी मोटे हो जाते हैं, होंठ और जीभ भी मोटे हो जाते हैं। जेनाइटल्स मतलब जननांग आर अंडर डेवलप्ड, ठीक है, मतलब अविकसित ये भी होते हैं जननांग। एंड आर स्ट्रिल, स्ट्रिल मित बंद, बंद मित जो संतान उत्पन्न करने की क्षमता जिसमें न हो, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, स्ट्रिल मतलब बंदे बोला जाता है। तो ये सब इसके लक्षण है किसके, क्रिटिनिज्म के। इसकी हिंदी होगी, इसमें बीएमआर घट जाने से मस्तिष्क व पूरे शरीर की वृद्धि अपूर्ण, बौना, सिर बड़ा, त्वचा मोटी व शुष्क, तोंद निकली हुई, होंठ व जिह्वा मोटी, जननांग अविकसित व नपुंसक होते हैं। इतना समझ में आया। तो ये हो गया आपका क्रिटिनिज्म। तो हमने दो डिजीज के बारे में पढ़ लिया जो कि हाइपोसेक्रेशन से हो रहा था, कौन, एक सिंपल ग्वाइटर और दूसरा क्रिटिनिज्म, ठीक है। अब इसमें एक है तीसरा रोग, उसका नाम है मिक्सिडिमा, मिक्सिडिमा, ठीक है, इसकी हिंदी मिक्सिडिमा ही होती है। और इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, दिस डिजीज अक्योर ड्यू टू हाइपोसेक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन इन एडल्ट्स, मतलब वयस्कों में थायरॉक्सिन हार्मोन्स के अल्प श्रावण से यह रोग हो जाता है। वयस्कों में थायरॉक्सिन के अल्प श्रावण से यह रोग होता है। और जो था क्रिटिनिज्म हुआ किसमें, वो भ्रूण में, ठीक है, फीटस में या शिशु काल, शिशु काल में 4 से 5 वर्ष की आयु में ही बच्चों में यदि थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो क्रिटिनिज्म रोग हो जाता है। लेकिन यह मिक्सिडिमा कब होगा, यह वयस्कों में यदि थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है तब मिक्सिडिमा रोग होता है। हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। इसमें क्या है, डिक्रीज बीएमआर, ठीक है, बीएमआर मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट घट जाने से, मतलब ऊर्जा उत्पादन की दर घट जाने से, ठीक है, बीएमआर का मतलब यही होता है। और थायरॉक्सिन हार्मोन्स मतलब T3 और T4 मेन काम करते हैं बीएमआर पर ही, ठीक है। तो डिक्रीज बीएमआर, बीएमआर के घट जाने से लीड्स मतलब जेनरेट होता है, मतलब उत्पन्न होता है टू लेस प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का बहुत कम संश्लेषण हो पाता है। ब्लोटेड एंड वीक बॉडी, ठीक है, ब्लोटेड एंड वीक बॉडी का क्या होगा, शरीर फूला हुआ बैलून की तरह, ठीक है, शरीर फूला हुआ व कमजोर, फूला हुआ तो रहेगा मतलब वह व्यक्ति बहुत ताकतवर नहीं रहेगा, ठीक है, उसका शरीर फूला हुआ रहेगा, वह कमजोर रहेगा। लो ब्लड प्रेशर और उसकी बीपी जो है कम रहेगी। पैलोर एंड रफनेस ऑफ द स्किन, पैलोर मीन्स पीलापन और खुरदुरापन, मतलब पीलापन और खुरदुरापन ऑफ द स्किन, त्वचा पीली दिखेगी और खुरदुरी रहेगी मतलब सुस्त रहेगी। चिल्स, चिल्स मतलब ठंड अधिक लगता है उसे, वो ठंडी बर्दाश्त नहीं करेगा। जो मिक्सिडिमा का रोगी है उसे ठंड अधिक लगती है, क्यों लगती है, क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, उष्मा भी उत्पन्न होती है, ठीक है, जिससे शरीर का ताप बढ़ता है, वह उस समय घट जाता है। किस समय, मिक्सिडिमा के समय। तो जब ऊर्जा उत्पादन की दर ही घट जाएगी तो व्यक्ति को अधिक ठंडा लगेगा। हेयर फॉल, और इसका एक लक्षण है हेयर फॉल, बाल झड़ते हैं। एंड व्हाइटिंग, व्हाइटिंग मीन्स बाल झड़ते हैं और सफेद होते हैं। डिक्रीज्ड फर्टिलिटी, और जो है कि जनन क्षमता भी कम हो जाती है। तो इतने किसके लक्षण थे, मिक्सिडिमा के लक्षण थे। हम नेक्स्ट रोग की बात करते हैं। चौथा रोग है, यह भी हाइपोसेक्रेशन से ही होता है, किसके, T3 और T4 के अल्प श्रावण से चौथा रोग होता है हाशिमोटो डिजीज, मतलब हाशिमोटो का रोग। तो इसमें पहले पॉइंट क्या है, वेन मतलब जब द सेक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन्स, जब थायरॉक्सिन हार्मोन्स का सेक्रेशन मतलब श्रावण डिक्रीज एक्सेसिवली, ठीक है, एक्सेसिवली मतलब अत्यधिक घट जाता है। एक्सेसिवली मतलब जब थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्राव या सेक्रेशन या श्रावण अत्यधिक घट जाता है, ठीक है, मतलब एक सामान्य लेवल से घटा एडल्ट्स में, ठीक है, एडल्ट्स की हम बात कर रहे हैं, मतलब वयस्कों में यदि सामान्य रूप से यदि घटा तो कौन सा रोग हो रहा था, मिक्सिडिमा। लेकिन अगर अत्यधिक घट गया तो ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी कारण से घट सकता है, जैसे ओल्ड एज, वृद्धावस्था के समय, इंजरी मतलब चोट से, इन्फेक्शन मतलब किसी संक्रमण से, और सर्जरी मतलब शल्य क्रिया या ऑपरेशन इत्यादि के द्वारा यदि किसी भी कारण से यदि थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन मतलब T3 और T4 का श्रावण अत्यधिक घट जाता है, मतलब बहुत ही कम होता है, तब क्या होगा, देन द बॉडीज इम्यून सिस्टम, तब जो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र है, कंसाइडर्स द रिमेनिंग हार्मोन्स एज टॉक्सिन, इन हार्मोन्स को, बचे खुचे हार्मोन्स को, रिमेनिंग मतलब बचे खुचे, ठीक है, मतलब शेष अवशिष्ट, मतलब जो थोड़ा सा हार्मोन्स बन रहा है, बहुत थोड़ा सा, तो उसको कंसाइडर मतलब समझ लेता है, क्या समझ लेता है, टॉक्सिन्स, टॉक्सिन मतलब विष समझ बैठता है, कौन, शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम। और जब उसे बाह्य पदार्थ मतलब टॉक्सिन मतलब विषैला पदार्थ समझ लेगा तब क्या करेगा इम्यूनिटी सिस्टम, एंड देन तब एंटीबॉडीज अगेंस्ट थायरॉक्सिन हार्मोन्स एंड थायराइड ग्लैंड,
तब बनाएगा, क्या बनाएगा, एगेनिस्ट मतलब इनके विरुद्ध, किनके विरुद्ध, थायरॉक्सिन हार्मोन्स और थायराइड ग्लैंड के विरुद्ध ही जो है एंटीबॉडीज मतलब प्रतिरक्षी बनाना शुरू कर देगा। और फिर क्या होगा, आफ्टर मेकिंग देम, इसके बाद ही स्टार्ट्स डिस्ट्रॉइंग देम, और फिर इन्हें समाप्त करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगी, ग्रंथि गलनी शुरू हो जाती है और जो भी हार्मोन्स थोड़ा बहुत बनता था थायराइड ग्लैंड से उसका निर्माण खत्म हो जाता है और उसको यह एंटीबॉडीज समाप्त कर देती हैं। ठीक है, तो यह कैसा रोग हुआ, यह एक स्व प्रतिरक्षा रोग हुआ। स्व प्रतिरक्षा मीन्स जिसमें अपने ही शरीर की एंटीबॉडीज अपनी कोशिकाओं को मारना शुरू कर देती है, तो उसे ऑटो इम्यून डिजीज बोला जाता है। इसकी हिंदी होगी वृद्धावस्था, चोट, संक्रमण, शल्य चिकित्सा आदि किसी भी कारण से जब थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्रावण अत्यधिक कम हो जाता है तो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र बचे खुचे हार्मोन्स को विष पदार्थ समझ बैठता है और फिर थायरॉक्सिन हार्मोन्स व थायराइड ग्लैंड के प्रति प्रतिरक्षी मतलब एंटीबॉडीज बनाकर इन्हें नष्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, यह हो गया हाशिमोटो का रोग। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, हेंस इस कारण या इसलिए इट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज, इस कारण यह क्या है, एक स्व प्रतिरक्षा रोग है। जैसे ऑटो इम्यून डिजीज का एक और एग्जांपल रिमोटाइड अर्थराइटिस। ठीक है, उसी तरह से इसका एक और ऑटो इम्यून डिजीज का एग्जांपल हो गया हाशिमोटो का रोग। अब हम बात करते हैं हाइपर सेक्रेशन की। अब तक तो 4 डिजीज थे, कौन कौन, सिंपल ग्वाइटर, मिक्सिडिमा और क्रिटिनिज्म और हाशिमोटोज डिजीज, ये 4 डिजीज थे हाइपोसेक्रेशन से। अब हम बात करेंगे हाइपर सेक्रेशन मतलब अतिश्रावण की। तो अतिश्रावण में सबसे पहला जो रोग होता है वह है एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर। एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर मीन्स नेत्रोत्सेधी गलगंड। ठीक है, मतलब यह थायराइड ग्लैंड के अतिश्रावण से रोग होगा। तो जब शुरू में अतिश्रावण होगा तो उसे बोलेंगे हम हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म बोलेंगे, लेकिन कई दिनों तक यदि हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में व्यक्ति रह जाता है तब उसे एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर होने की संभावना अधिक हो जाती है या हो जाता है, क्योंकि यदि थायरॉक्सिन का अतिश्रावण होता है तो उसे हम हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं और अल्पश्रावण होता है तो उसे हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। तो हाइपो और हाइपर में अंतर है। तो इस समय हम बात करेंगे एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर जो कि हाइपर सेक्रेशन से होता है, मतलब अतिश्रावण से होता है। किसके, थायरॉक्सिन के, मतलब T3 और T4 के। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट होगा क्या है, इन दिस, इसमें द ओवर सेक्रेटिंग थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के अधिक श्रावण से, ठीक है, अति श्रावण से ऑफेन मतलब घटित होता है। ठीक है, ऑफेन मतलब घटित होता है या घटता है, घटित मतलब हो जाता है, एक स्थिति कंडीशन की बात कर रही है। स्वेल्स एंड बिकम्स लार्ज। ठीक है, स्वेल्स एंड बिकम लार्ज, कौन, स्वेल्स मतलब फूल जाती है, एंड और बिकम मतलब बड़ी हो जाती है, एंड ड्यू टू द अक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस अंडर द आई बाल। आई बाल जो है, आई बाल के अंदर मतलब आई बाल की लेयर में म्यूकस मतलब स्लेश में जमा होने से, एकत्रित होने से, एक्यूमुलेशन मींस एकत्रित होने के कारण जो है एक क्या करते हैं, आई बाल फूल जाती हैं और बड़ी हो जाती हैं, बड़ी होकर बाहर की तरफ निकल जाती हैं। ठीक है, द आई बाल इमर्ज आउटवर्ड, आई बाल जो है बाहर की तरफ उभर आती हैं। ठीक है, मतलब आपसे बहुत बड़ी बड़ी दिखती हैं और बीएमआर बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि जब हाइपर सेक्रेशन होगा तो हाइपर थायराइडिज्म होगा तो उसमें बीएमआर बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगी, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, इत्यादि कंडीशंस हो जाते हैं। तो इसमें इसका हिंदी होगा, इसमें अतिश्रावण करने वाली थायराइड ग्लैंड प्रायः फूल कर बड़ी हो जाती है और नेत्र गोलकों के नीचे श्लेष्म के एकत्र हो जाने से नेत्र गोलक बाहर की ओर उभर आते हैं। नेत्र गोलकों में नहीं, नेत्र गोलक के नीचे। ठीक है, म्यूकस मतलब श्लेष्म में एकत्र हो जाने से नेत्र गोलक बाहर की ओर उभर आते हैं, इसमें नेत्रोत्सेधी गलगंड में। इसकी जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है विथ दिस इफेक्ट, इस प्रभाव के कारण, हम इस लाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, विथ दिस इफेक्ट द बेस मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज, इस प्रभाव के कारण, इस प्रभाव के कारण हाइपर सेक्रेशन के कारण, ठीक है, मतलब अतिश्रावण के कारण बेस मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज, बीएमआर जो है इंक्रीज हो जाता है, एंड मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस, और अधिकाधिक ऊर्जा बनना शुरू हो जाती है इन द माइट्रोकांड्रिया, माइट्रोकांड्रिया में ऑफ द सेल्स, कोशिकाओं की माइट्रोकांड्रिया में अधिकाधिक ऊर्जा उत्पादन शुरू हो जाता है, मतलब अधिकाधिक ग्लूकोज और एटीपी की खपत होने लगती है। बट लेकिन क्या होता है, स्टैंड अप बीइंग स्टोर्ड इन एटीपी, एटीपी न बनने के बजाय होगा क्या, इट इज रिलीज एज हीट, उष्मा में या उष्मा में मुक्त होने लगती, उष्मा के रूप में मुक्त होने लगती। ठीक है, इसके प्रभाव से आधार उपापचय दर बढ़ जाता है और कोशिकाओं के माइट्रोकांड्रिया में ऊर्जा अधिक बनने लगती है, लेकिन एटीपी में संचित न होकर, कौन, ऊर्जा एटीपी में संचित न होकर उष्मा के रूप में मुक्त होने लगती है, क्योंकि यह एक डीजेज है। ठीक है, तो डीजेज का डीजेज जैसा ही लक्षण होगा, तो अधिक ग्लूकोज की और O2 की खपत तो होगी, लेकिन एटीपी में ऊर्जा जो है, ऊर्जा तो बनी लेकिन वह एटीपी में संचित न होकर के उष्मा के रूप में मुक्त होने लगती है। ठीक है, अब
इसके लक्षण क्या हैं? और ड्यू टू इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर, शरीर का ताप इसमें बढ़ जाता है। बीपी, हार्ट रेट इत्यादि बढ़ जाने से, ठीक है, स्टेंट इन इंक्रीज, ये सब बढ़ जाते हैं इसमें, नेत्रशोथी गलगंड में या हाइपरथायराइडिज्म में, ठीक है। हाइपरथायराइडिज्म की पहली कंडीशन में बीपी, हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर इत्यादि बढ़ जाते हैं। और जब इसकी अधिक समय तक व्यक्ति में हाइपरथायराइडिज्म रहेगा, हाइपरथायराइडिज्म, तब नेत्रशोथी गलगंड या और भी कई आगे रोग हैं वे सब हो जाएंगे। सबसे पहले नेत्रशोथी गलगंड थोड़े ही हो जाएगा, सबसे पहले आंखें थोड़े ही बाहर निकल आएंगी, पहले कुछ दिन उसकी कंडीशन बनी रहेगी लगातार, बीएमआर बढ़ा रहेगा, बीपी बढ़ी रहेगी, ठीक है, इत्यादि, तब तो बाद में कोई रोग बनता है। ड्यू टू इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, बीपी, हार्ट रेट ईटीसी, बॉडी टेम्परेचर में शरीर का तापमान, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़े रहने के कारण अननेसेसरी एक्सटिमेंट मतलब अत्यधिक अनावश्यक उत्तेजना, टायर्डनेस मीन्स थकावट, वीकनेस मीन्स कमजोरी, इंसोम्निया मतलब अनिद्रा, इरिटेबिलिटी, नर्वसनेस, ठीक है, इरिटेबिलिटी मीन्स क्या होगा? चिड़चिड़ापन और घबराहट, ठीक है, चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी मीन्स चिड़चिड़ापन मतलब बात बात पे नाराज हो जाना, झगड़ जाना, ठीक है। नर्वसनेस मतलब नर्वसनेस मीन्स वही था नर्वसनेस, चिड़चिड़ापन से ही संबंध है। डायरिया मतलब अतिसार, और क्या है? ट्रिमर्स एंड एक्सेसिव स्वीटिंग इमर्ज इन द बॉडी, और ट्रिमर्स मीन्स कंपन, एंड एक्सेसिव स्वीटिंग मतलब अत्यधिक पसीना होता है, इमर्ज इन द बॉडी मतलब बॉडी में ये सब होते हैं, शरीर में होने लगते हैं। तो इसकी हिंदी होगी शरीर का ताप, रुधिर दाब, हृदय स्पंदन आदि बढ़ने से वृद्धि के स्थान पर, ठीक है, वृद्धि शरीर की नहीं होती है, वृद्धि के स्थान पर शरीर में अनावश्यक उत्तेजना, थकावट, कमजोरी, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, घबराहट, अतिसार और कंपन और अत्यधिक पसीना निकलता है, क्योंकि ग्लूकोज का और O2 का खपत माइटोकॉन्ड्रिया में अधिक हो रहा है, लेकिन ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित न होकर के उष्मा के रूप में मुक्त होने लगती है। तो यह कौन सा रोग हो जाएगा? हाइपोथायराइडिज्म। और यदि अधिक दिनों तक हो रह गया तो फिर बन जाएगा एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, ठीक है। अब हम दूसरे डिजीज की बात करते हैं, प्लूमर्स डिजीज मतलब प्लूमर का रोग, तो इसको हिंदी में बोला जाता है प्लूमर का रोग। और इसकी पहली पॉइंट है वेन मतलब जब, लुम्स आर फाउंड एट वेरियस प्लेस इन द ओवर सेक्रेटिंग थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के अतिस्रावण के कारण, ठीक है, थायराइड ग्लैंड के अतिस्रावण में जब जगह जगह, ठीक है, गांठें बन जाती हैं, देन थायराइड ग्लैंड इन द ओवर सेक्रेशन थायराइड ग्लैंड, अत्यधिक स्राव करने वाले थायराइड ग्लैंड में जब जगह जगह लुम्स मतलब गांठें बन जाती हैं, देन तब दिस डिजीज एक्यूर, एक्यूर मीन्स यह रोग होता है। एट द सेम टाइम, इस समय भी, ऑल द सिम्टम्स ऑफ एन ऑक्यूलर ग्वाइटर, ठीक है, ऑक्यूलर ग्वाइटर यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर आर प्रेजेंट ऑल द सेम टाइम, इस समय भी सभी सिम्टम्स किसके? एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर के उपलब्ध होते हैं, लेकिन अंतर केवल इतना रहता है कि एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर में ग्रंथि मतलब थायराइड ग्लैंड में गांठें नहीं बनी होती हैं, जबकि प्लूमर ग्लैंड में जगह जगह छोटी छोटी गिल्टियां, गांठें बन जाती हैं, ठीक है। तो वो कौन सा डिजीज हो जाएगा? प्लूमर डिजीज। इसमें जब अतिस्रावण करने वाली थायराइड ग्लैंड में जगह जगह गांठें बन जाती हैं तो यह रोग हो जाता है। यह रोग नेत्रस्वेदी गलगंड, इस रोग साथ साथ ही, ठीक है, नेत्रस्वेदी गलगंड के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। हम बात करते हैं थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन्स एंड इट्स फंक्शन। हमने आयोडीनेटेड हार्मोन्स के बारे में, T3 और T4 के बारे में अच्छी तरह से बताया। अब हम बात करते हैं थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन कैसा हार्मोन्स है? यह बिना आयोडीन वाला हार्मोन्स है, ठीक है, और इसको बोला जाता है थायरोकैल्सिटोनिन। तो इसका सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। दिस हार्मोन्स इज सेक्रेटेड बाय द पैराफोलिकुलर और सी सेल्स फाउंड इन द स्ट्रोमा ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का जो स्ट्रोमा था, ठीक है, स्ट्रोमा कहाँ था? स्ट्रोमा ये जो बीच बीच में फॉलिक्यूल्स हैं, फॉलिक्यूल्स मतलब लोब्यूल्स, और ये जो खाली स्थान है, जगह अतिरिक्त स्थान, ठीक है, ये क्या स्ट्रोमा है। तो इस स्ट्रोमा में सी सेल्स होती हैं कुछ, ठीक है, सी सेल्स मतलब पैराफोलिक्यूल्स सेल्स होती हैं जो कि क्या बनाते हैं? थायरोकैल्सिटोनिन बनाते हैं। और इस फॉलिक्यूल्स में क्या बनते हैं? T3 और T4 थायरॉक्सिन बनते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं प्लूमर डिजीज हो गया, ठीक है। दिस हार्मोन्स इज सेक्रेटेड बाय द पैराफोलिकुलर आर सी सेल्स फाउंड इन द स्ट्रोमा ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की स्ट्रोमा में पाए जाने वाले सी सेल्स कोशिकाएं इस हार्मोन्स को स्रावित करती हैं या बनाती हैं। इस हार्मोन्स का स्रावण थायराइड ग्रंथि की स्ट्रोमा में पाई जाने वाली पैरापुटिका, ठीक है, पैरापुटिका मीन्स पैराफोलिकुलर या सी कोशिकाएं करती हैं। ईच ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स, इसके प्रत्येक अणु में, इज द पेप्टाइड, इसका प्रत्येक अणु क्या होता है? इज द पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, इसका प्रत्येक अणु पॉलीपेप्टाइड होता है, कंपोज्ड जो कि बना होता है ऑफ
32 एमिनो एसिड मोनोमर्स, जो कि 32 एमिनो एसिड मतलब एमिनो अम्ल की मोनोमर्स मीन्स एकलक या इकाइयों का बना होता है। इसका प्रत्येक अणु 32 एमिनो अम्ल एकलकों से बना एक पॉलीपेप्टाइड होता है। ठीक है, इट इंड्यूस, अब हम इसके फंक्शन की बात करते हैं। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन्स की बात हमने कर लिया, अब हम थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन्स के फंक्शन, इट्स फंक्शन की बात करते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है? इट इंड्यूस मतलब यह प्रेरित करता है बोन फॉर्मेशन, हड्डियों के निर्माण को प्रेरित करता है। तो हड्डियों के निर्माण को कैसे प्रेरित करेगा? हड्डियों के निर्माण में कैल्शियम, फास्फोरस और अनेक पदार्थ, विशेष रूप से अधिकांश कैल्शियम की मात्रा चाहिए। तो कैल्शियम सबसे पहले कहाँ पर जाता है? सबसे पहले आप कैल्शियम युक्त पदार्थ खाएंगे तो बचेगा तो ब्लड में मिक्स होगा। ठीक है, तो ये ब्लड से कैल्शियम को खींच करके हड्डियों में ले जाता है। कौन? थायरोकैल्सिटोनिन, और हड्डियों के निर्माण को प्रेरित करता है। एंड और क्या करता है? इंक्रीज द एक्सक्रेशन, ठीक है, एक्सक्रेशन ऑफ कैल्शियम इन द यूरिन, और मूत्र में, ठीक है, मूत्र में कैल्शियम के उत्सर्जन को इंक्रीज मतलब बढ़ाता है। इन दिस, इस प्रकार, इन दिस वे, इस प्रकार, इट डिक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, इस प्रकार यह जो है ब्लड में मतलब रक्त में कैल्शियम के लेवल को मतलब स्तर को घटाता है। इसकी हिंदी होगी, यह हड्डियों के निर्माण को प्रेरित करता है और मूत्र में कैल्शियम के उत्सर्जन को बढ़ाता है। इस तरह यह रक्त में कैल्शियम के स्तर को घटाता है। तो कैल्शियम के स्तर को विशेष रूप से दो हार्मोन्स घटाते हैं और बढ़ाते हैं, मतलब कंट्रोल करते हैं। दो हार्मोन्स कौन कौन से? एक थायराइड ग्रंथि से जो एक थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन्स बन रहा है यह, और दूसरा पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथार्मोन हार्मोन्स बनता है। वह क्या करता है? ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, लेकिन थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन्स ब्लड में कैल्शियम के लेवल को घटाता है। अब मान लीजिए कि आप जो है कि आपके शरीर का विकास हो चुका है, ठीक है, तो यदि आप डेली अधिकांश कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ खाते हैं तो उसका जो कैल्शियम है वह ब्लड में आएगा, तो ब्लड में उसकी मात्रा बढ़ेगी, लेकिन उसकी मात्रा को हमें कंट्रोल करके रखना है। ठीक है, तो होम्योस्टेसिस क्रिया के द्वारा होम्योस्टेसिस में जो है कि ये सब आते हैं, हार्मोन्स नियंत्रित करते हैं और तंत्रिका तंत्र। तो थायरोकैल्सिटोनिन क्या काम करेगा? अतिरिक्त जो कैल्शियम है उसे मूत्र मतलब यूरिन के द्वारा शरीर से एक्सक्रेट कर देगा, ठीक है, मतलब बाहर निकाल देगा, क्योंकि वो अतिरिक्त है। अब तो शरीर में हड्डी में कैल्शियम की जरूरत है नहीं, और जितना जरूरत है तंत्रिका तंत्र को, मसल्स को, उतना अपने पास रखेगा, बाकी का निकाल देगा, ठीक है, उत्सर्जित कर देगा। तो इस तरह से कैल्शियम के लेवल को घटाता है। लेकिन पैराथायराइड हार्मोन्स, पैराथायराइड या हार्मोन्स या पैराथार्मोन हार्मोन्स जो हुआ क्या करेगा? जब ब्लड में मान लीजिए कि कैल्शियम की अधिक मात्रा नहीं है, ठीक है, तो कैल्शियम की कम मात्रा है, तो यह क्या करेगा? कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा? यह हड्डियों से कैल्शियम को अवशोषित कर खींचने लगता है। पैराथार्मोन हड्डियों को गलाना शुरू कर देता है, ठीक है, इससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है। और क्या करता है पैराथार्मोन? उसकी हम आगे बात करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर बता देते हैं। पैराथार्मोन, यदि आप कोई भी खाद्य पदार्थ खाते हैं, ठीक है, तो उससे जो है कि कैल्शियम को अवशोषण करना पैराथार्मोन हार्मोन्स मदद करता है कि खाए हुए पदार्थ से कैल्शियम का अवशोषण हो सके। तो जब कैल्शियम का अवशोषण होगा तो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी, तो वह ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाने का काम करता है, और थायरोकैल्सिटोनिन ब्लड में कैल्शियम की मात्रा घटाने का काम करता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। हमें आशा है कि आप इस वीडियो में थायराइड ग्लैंड्स और इसके हार्मोन्स के बारे में अच्छी तरह से जान गए होंगे, और अब हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।